नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के लिए मैथ पेडागोजी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र। टॉप 15 प्रश्न यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका लगभग 100% पूछा जाता है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो बताइए, यहाँ पर बात की जा रही है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, ठीक है, चाहे वो छात्र हो या फिर छात्राएं हों, ठीक है। तो उनके लिए किन साधनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप लोग अपने आंसर स्वयं लगा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और ईमानदारी से आप लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर नहीं माना जा सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। अगर गणित से कोई भयभीत है या फिर उसमें असफल हो रहा है तो उसका कौन सा एक रीजन है जो नहीं है, ठीक है। कक्षा कक्ष के अनुभव ये तो होता है, प्रतीकात्मक संकेत ये भी सही है, गणित की संरचना ये भी सही है, लैंगिक भेद ये नहीं होगा। लैंगिक भेद का वहां पर किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है, यहाँ पर केवल गणित से भयभीत होने की बात बताई गई है। तो लैंगिक भेद यहाँ पर इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा साधन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए? योग जो संकल्पना है यानी कि दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को समझाने के लिए, ठीक है। तो जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर और गिनतारा। दशमलव की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये हम यहाँ पर दर्शाएंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ पेपर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आशा करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं, जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर हमने शामिल किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। तो गणितीय खेल और जो पहेलियां हैं वो मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही है। यानी कि ये जो गणित है ये प्रतिदिन हमारे जो विचारों के संबंध हैं उनको स्थापित करने में भी मदद करता है, ठीक है। अगला है कि गणित को आनंददायक बनाने में, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ठीक है, ये भी यहाँ पर सही है। यानी कि चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ए, बी, सी और डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात आपको ध्यान रखनी है प्रोत्साहित, ठीक है। इसी जगह अगर हम हतोत्साहित लिख देते, क्या लिख देते? हतोत्साहित, तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी को दर्शा देता है, ठीक है। प्रोत्साहित लिखा है तो पॉजिटिव है, इसलिए हमारा ये सही है। तो ए, बी, सी और डी चारों विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला पॉइंट दिया है कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ये तो अभी हम सही नहीं कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय ये भी कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, आगे चलिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गिनती में हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो पहली संख्या शून्य तो होती नहीं है। चौथा पॉइंट दिया है कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद, यानी कि जब वह गिनती पढ़ना लिखना शुरू कर दे, 1 2 3 4 जब हम बताते हैं बच्चों को, उसके बाद शून्य का परिचय
दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब उसे संख्या का ज्ञान ही नहीं होगा तो वह क्या स्थानीय मान जानेगा? क्या वो ये जानेगा कि संख्या 9 के बाद शून्य आएगा? क्या वह स्थानीय मान जानेगा? नहीं जानेगा। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? बात की जा रही है कक्षा 1 और 2 के लिए। पहला ऑप्शन है कि अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो भैया ऐसा हम क्या पढ़ाएं या ऐसा हम क्यों पढ़ाएं कि हमें ज़्यादा अवसर देने की आवश्यकता पड़े? तो ये तो भैया नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमें पहले ही इतने अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए कि ज़्यादा हमें अवसर उनको ना देना पड़े। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है कि कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। तो भैया जहाँ केवल दिख जाए वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, केवल वाला रॉन्ग हो जाएगा। अगला है कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा हुआ, कला हुआ इत्यादि से समाकल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा पढ़ लेते हैं, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1 से 2 आंसर भी देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्जाम में, लेकिन आपको वहां पर उन दोनों जो सटीक आंसर आपको मिल रहे हैं उनमें से तुलना करनी होगी कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाता है सीटेट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? तो बताइएगा, दशमलव निरूपण समझने के लिए हमें किसकी जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए? योग की, व्यवकलन की। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। क्या होता है भैया? घटाना होता है। स्थानीय मान की या फिर गुणा करने की। तो इसमें जो पूर्व जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्थानीय मान की। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है जरा ये हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी इस तरीके से। ठीक है, अब हमने आपसे यहाँ पर पूछा कि भैया बताइएगा कि जो 5 है उसका स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, 5 जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो पीछे से गिनते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि जो 5 है वो सैकड़े के स्थान पर है, यानी कि इसका जो स्थानीय मान होगा वो 500 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया फिर से देखिएगा। मान लीजिएगा कि कोई दूसरी संख्या ये दी गई है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो 5 है इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, यानी कि 5000। क्लियर है? अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी बनता है मैथ में कि आपसे पूछ ले कि जातीय मान क्या होता है। मान लीजिए कि कोई संख्या ये दी गई है आपके सामने और इसमें पूछ ले कि जो 7 है इसका जातीय मान क्या है? कौन सा भैया? जातीय मान। ठीक है, तो जातीय मान क्या होता है? जैसे आप समझिएगा कि आप की जो जाति है यानी कि जो कास्ट है वो क्या बदलती रहती है? नहीं बदलती है। आप जिस कास्ट में होंगे, यादव होंगे, कटियार होंगे या जिस भी कास्ट में होंगे, पंडित होंगे, ठीक है, तो जो भी कास्ट होगी वो आपकी हमेशा वही रहेगी। अब अगर यहाँ पर 7 जो है ये कोई भी कास्ट का होगा, यानी कि जाति एक तरीके से समझिएगा, तो जात हमेशा वही सेम रहती है। तो यहाँ पर 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मान लीजिए यहाँ पर पूछ ले कि भैया 4 का जातीय मान क्या होगा? तो 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, क्योंकि जो जात होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। स्थान अगर पूछ ले कि 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। बताइएगा, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन, चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी जब हम बताएंगे इसका आंसर तो आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमने कैसे गलत कर दिया। बस इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से पढ़नी है और उसको समझना है। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। और व्यवकलन का हम आपको मतलब बता चुके हैं, इसका मतलब होता है घटाना, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्लस, माइनस,
इनटू और भाग का निशान। ठीक है, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटाना की जगह यहाँ पर शब्द लिखा गया है व्यवकलन। ठीक है, तो व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। यानी कि संख्याओं और परिकलन में अगर गणितीय संबंधी कोई भी विकार होता है तो हमने आपको बताया था कि गणितीय अक्षमता है तो डिस्कैलकुलिया हो जाता है। गणितीय अक्षमता को क्या बोला जाता है? डिस्कैलकुलिया बोला जाता है। इसको आप याद कैसे करेंगे? गणित में हम किसका प्रयोग करते हैं? कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो डिस्कैलकुलिया कैलकुलेटर से रिलेटेड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, उच्चारण जो है इसका डिस्कैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेटर कहाँ प्रयोग होता है? गणित में, तो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा गणितीय अक्षमता के लिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पठन अक्षमता होती तो डिसलेक्सिया हो जाता, लेखन अक्षमता होती तो डिस्ग्राफिया हो जाता। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो जो गणित की शिक्षा का केंद्र है वो क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ये आपको बताना है। तो इसका जो केंद्र होना चाहिए वो होना चाहिए कि कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। यानी कि वो दैनिक जीवन में अपने को रिलेट कर सके। आप जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, गिनती पढ़ा रहे हैं या पहाड़ा याद करा रहे हैं, टेबल याद करा रहे हैं बच्चों को, तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से उसको रिलेट कर सके, ऐसा हमें वहाँ पर ज्ञान प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। क्या हैं? वे क्या हो जाएंगे? किसकी दिखावट के अनुसार है? यहाँ पर आकृतियों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक चित्रण, स्तर 0। ठीक है, स्तर 0 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वैन हिले का जो सिद्धांत है इसको हम आपको बहुत ही जल्द पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो वैन हिले का जो सिद्धांत है, इनके जो ज्यामितीय स्तर हैं, जितने भी हैं, जितने पॉइंट हैं, सारे पॉइंट और क्वेश्चंस हम आपको उसी एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या को समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है संख्या को समझने का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पंक्तिबद्धता संख्या को पहचानने के लिए आवश्यक है कि ये जो है पंक्ति में है या नहीं है, आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, ये तो आवश्यक है। गणना करना ये भी आवश्यक है, अंक लिखना भी आवश्यक है, लेकिन संरक्षण करना ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये फालतू की चीज यहाँ पर दे दी गई है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? गणित की जो शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ध्येय का मतलब आप समझ सकते हैं उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बताइएगा गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर ध्येय क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि ज्यामिति के प्रमेयों और प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे हैं उनकी जो गणितीय प्रतिभाएं हैं उनका विकास करना। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? बताइएगा संकीर्ण उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। किसके अनुसार? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहला ऑप्शन दिया गया है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। दूसरा है संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन और मापन पढ़ाना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में जो गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य है वो है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए, कौन सी योग्यता होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं, पढ़िएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला दिया है कि अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गणितीय शिक्षा हमें प्रोवाइड करानी है बच्चों को, वो करानी है वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए हमें चलना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर मिल गया, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर करेक्ट कर दिया। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलते हैं। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चंस, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।